नमस्कार, मैं मनोज सिंह ठाकुर, जो कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर बालोद में पदस्थ हूँ। मैं यहाँ मीडिएशन प्रभारी भी हूँ। आज हम मीडिएशन के बारे में चर्चा करते हुए एक प्रशिक्षित मीडिएटर से उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे। आज हमारे बीच श्री सुनील सोनी जी अधिवक्ता उपस्थित हैं। श्री सुनील सोनी जी, आपका इस परिचर्चा में स्वागत है। नमस्कार। श्री सुनील सोनी जी वर्तमान में जिला अधिवक्ता संघ बालोद के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं। आपने बतौर मीडिएटर 40 घंटे की ट्रेनिंग भी प्राप्त किया हुआ है। इनके अलावा जिला न्यायालय बालोद में 2 अन्य प्रशिक्षित मीडिएटर हैं, जिनमें माननीय श्री के विनोद कुजूर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद हैं तथा दूसरा प्रशिक्षित मीडिएटर मैं स्वयं हूँ। मीडिएशन के बारे में संक्षेप में भूमिका रखना चाहूँगा। पक्षकारों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए एक अच्छा माध्यम मीडिएशन भी है। मीडिएशन का सबसे बेहतर लाभ यह है कि पक्षकार अपने बीच के विवादों का निपटारा आपस में चर्चा करके और अपनी शर्तों के आधार पर कर सकते हैं। मीडिएशन आउट ऑफ बॉक्स भी हो सकता है। आउट ऑफ बॉक्स को इस तरह से समझते हैं, जैसे कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद है और फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी ने पति के खिलाफ भरण पोषण के लिए आवेदन लगाई हुई है। उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा रेफरल ऑर्डर मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है, जहां नियत तिथि और समय पर पति और पत्नी चर्चा करने हेतु उपस्थित होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसी आवेदन के संबंध में ही केवल वे चर्चा करें, क्योंकि पारिवारिक विवाद है, इसलिए संभव है उनके बीच और अन्य मामले भी विवादित हों, जैसे कि पति या पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए कोई आवेदन लगाए हुए हों, या फिर पति ने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन लगाया हुआ हो, या फिर पत्नी की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ सास ससुर, देवर देवरानी, ननद नदोई के खिलाफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत कोई मामला लंबित हो, या फिर पत्नी यह चाहती हो कि विवाह में उसे जो भी सामान मिले थे उसको उसे वापस कर दिया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि उनका कोई अवयस्क बच्चा हो, वो किसके पास रहेगा। तो ये तमाम इन सभी विवादित मुद्दों पर एक साथ चर्चा मीडिएटर के समक्ष वहाँ की जा सकती है और दोनों पक्षकार आपस में चर्चा करके अपने इन सभी विवादों का निपटारा अपनी शर्तों के तहत एक साथ उसे एक मंच पर कर सकते हैं। मीडिएशन प्रभारी के नाते इस तरह के मामलों में से अनेकों मामले श्री सुनील सोनी जी को भी भेजते रहे हैं, जिसमें से अनेकों मामलों में उन्होंने पक्षकारों के मध्य विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ की अपनी भूमिका निभाई है। तो आइए आज उनसे उनका अनुभव साझा करते हैं। तो सोनी जी, आप पेशे से अधिवक्ता हैं, तो आपने मध्यस्थ बनना ही क्यों चुना? वकालत पेशे में मेरा अनुभव रहा है कि मुकदमाग्रस्त लोग ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जो अदालती कार्यवाही में लगने वाले समय व धन दोनों को कम कर दे। पक्षकार अपने समय व धन दोनों ही बचाना चाहते हैं, वे शीघ्र हल चाहते हैं। पक्षकार अपने वकील से ऐसी ही सुविधा की मांग करता है और इन्हीं सुविधा की मांग की पूर्ति के लिए मैंने मध्यस्थ बनना पसंद किया है। अच्छा, ये बताइए, ये मध्यस्थता विधि व्यवसाय में किस तरह से लाभप्रद है? जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि क्लाइंट मुकदमे का जल्दी समाधान चाहता है। ऐसी अवस्था में वकील को मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाना चाहिए। मध्यस्थता केंद्र से शीघ्र विश्लेषणात्मक समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है। मुकदमे को जीतने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यही सफलता वकील को विधि व्यवसाय में संतुष्टि प्रदान करता है। जनता का यही सेवा वकील के विधि व्यवसाय के अवसर को बढ़ाता है। जैसा कि मुझे मालूम है कि आपके परिवार के अन्य सदस्य भी विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आपके इन पृष्ठभूमि में मेरा यह मानना है कि मध्यस्थता केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक प्रमुख विधिक परिदृश्य के रूप में उभर रहा है। आप क्या विचार रखते हैं? मैं आपके विचार से सहमत हूँ। मध्यस्थता केंद्र से सस्ता, सुलभ व शीघ्र समाधान प्राप्त होता है।
इसलिए इस प्रक्रिया का उपयोग का सभी न्यायाधीशगण समर्थन करते हैं। इसमें दोनों पार्टी जीतने की स्थिति में रहते हैं। न्याय दिलाने की इस प्रक्रिया को विधि में भी उपबंधित किया गया है। जी जी, बेशक आपके ये विचार भारतीय मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम 1996 के उन उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित कराने वाले हैं जो कि एडीआर पद्धति पर जोर देते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 भी न्यायाधीशों को निर्देशित करती है कि वे समुचित मामलों को समझौते और मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करें। अच्छा सोनी जी, वकालत पेशे में आपने अनुभव किया होगा कि अदालत में परस्पर विरोधी किस्म के मामले अर्थात काउंटर केस संस्थित होते हैं और ऐसे काउंटर केसेस प्रकरण के लंबन काल के दौरान या निराकरण के समय एक अच्छा परिणाम लेके नहीं आते हैं। तो आप पेशे से अधिवक्ता होने के नाते ऐसे काउंटर मामले में किस तरह की पद्धति अपनाने की सलाह देंगे? मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में काउंटर मामलों के पक्षकार मुकदमेबाजी के लिए विवश होते हैं, भले ही वे ऐसा नहीं करना चाहते। मेरे अनुभव के अनुसार ऐसे काउंटर मामलों में अधिवक्ताओं को अपनी भेदभाव रहित क्षमता और रचनात्मक प्रयोग का अवसर मिलता है जो संतुष्टि देता है। मैंने भी अनुभव किया है कि अधिवक्ता अपने विधिक ज्ञान के कारण एक अच्छे मध्यस्थ बनते हैं। जी हाँ, हम अधिवक्ताओं में मामले का विश्लेषण करने, समझने तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने में दक्षता होती है, जिसका निष्पक्ष प्रयोग समझौते को संभव बनाता है। अच्छा, देखा ये गया है कि बड़े नगरों में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मध्यस्थता अपनाते हैं। वह इसलिए क्योंकि वकीलों को भी बिना जटिल प्रक्रिया अपनाए विवाद के समाधान का अवसर प्राप्त होता है। मध्यस्थता में विधि व्यवसाय सहायक व्यवसाय का कार्य करता है। तो क्या आपका ये मानना हुआ कि अधिवक्तागण मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ समक्ष उपस्थित हो गए क्या अपने विधि व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। विशेष रूप से जटिल एवं बड़े मामलों में इसमें मध्यस्थता की मदद से पक्षकार व वकील अधिक लाभ की स्थिति में रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता कार्यवाही में दोनों पक्ष अपनी आवश्यकता के अनुरूप विजय की स्थिति में रहते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षकारों को त्वरित समाधान मिल जाता है, जिससे वे संतुष्ट होकर अधिवक्ता के योगदान के बारे में अन्य लोगों को बताते हैं, जिससे अधिवक्ता की ख्याति बढ़ती है और उसकी प्रगति में सहायक होता है। में अपना अनुभव साझा किया। अब तो मध्यस्थता के बारे में छत्तीसगढ़ी में मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि मध्यस्थता के प्रक्रिया ला ज़्यादा से ज़्यादा अपनावा और विवाद ला आपस में चर्चा से सुलझा के जिंदगी ला सुख चैन से बितावा। धन्यवाद। धन्यवाद। न्याय का रोशन तारा